क्या मोदी एक डिक्टेटर है? क्या इंडिया का फ्यूचर डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? इंडिया के सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो अब एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से भी ज्यादा मेंबरशिप होल्ड करती है, बट अक्सर हमने जैसा देखा है कि बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच एक पॉलिटिकल कल्ट भी डेवलप होता है, जहाँ पे एक पार्टी एक व्यक्ति का डोमिनेंस चलता है और उसे अपोज करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होती। हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्टालिन जिनके इर्द गिर्द रशिया की पॉलिटिक्स घूमती थी, माओ जिनके अंडर चाइना ने लगभग 20 से 25 साल रहा, मुसोलिनी एंड एडल्फ हिटलर के फैसिस्ट अलायंस को कौन नहीं जानता। लेकिन बात सिर्फ इतिहास की नहीं है। 21वीं सेंचुरी में कई लीडर्स सामने आए हैं, जैसे कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के एर्डोगन, हंगरी के विक्टर ऑर्बन, ब्राजील के बोल्सोनारो। क्या इन सभी जैसा इंडिया भी एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है? अगर ऐसा है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो एक डेमोक्रेसी को एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाते हैं? देखो, डिक्टेटरशिप में अक्सर अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जाती है। वन नेशन और वन पार्टी की पॉलिसी चलती है जिसमें पॉलिटिकल अपोनेंट्स को परेशान किया जाता है और मीडिया पर पूरी तरह से स्टेट का कंट्रोल होता है। एंड लास्टली, सरकार और देश एक व्यक्ति की पॉलिसीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। जुडिशियल और मिलिट्री में भी कुछ बड़े चेंजेस देखने मिलते हैं। तो इनमें से कौन से साइन इंडियन पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं? चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डिक्टेटर इज इक्वल टू वन पर्सन हु डिक्टेट द होल नेशन। जैसे हमने स्टालिन के वक्त पे देखा, जब सोवियत यूनियन की पॉलिटिक्स सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में थी, तब उनका एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप हो चुका था। स्टालिन ने अपनी इमेज को ग्लोरीफाई करने के लिए प्रोपोगंडा भी चलाया था, जिसमें सोवियत यूनियन का परसेप्शन उनके फेवर में बदल सके। उन्होंने अपने आप को फादर ऑफ नेशन और ग्रेट लीडर तक कहा था और इसी तरह से वो खुद को प्रेजेंट भी कर देते हैं। हर कोई जो उनके खिलाफ कुछ भी बोलता था, कुछ भी विरोध करता था, उनकी आवाज को या तो सेंसरशिप से या तो फिर प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाकर उनकी आवाज को दबाया जाता था। चलो अब आते हैं इंडिया की तरफ। अगर आप बीजेपी के 10 सालों को गौर से देखोगे तो आपको एक पार्टी, एक पर्सन मोदी जी के आसपास कॉन्सेंट्रेट नजर आएगी। इलेक्शन कैंपेन हो या फिर मार्केटिंग, सभी जगह पे, इवन कोविड के वैक्सीनेशन में भी आपको मोदी जी का नाम नजर आएगा। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट तक तारीफ करते हुए नहीं। बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी का कहना है कि मोदी जी एक वर्सेंटाइल जीनियस है जो थिंक ग्लोबली रखते हैं और एक्ट लोकली करते हैं। चलो अब प्रेसिडेंट को तो बात कर लिया, अब सीएम की बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के एक्स सीएम रह चुके हैं, उन्होंने तो पार्टी प्रेसिडेंट से एक कदम और आगे बढ़ते हुए मोदी जी को गॉड्स ऑफ डिवाइन गिफ्ट ऑफ इंडिया और गरीबों का मसीहा तक कहा। मंत्री तो सीएम से भी 10 कदम आगे निकल गए। केंद्रीय मंत्री कायरन जी का कहना है कि 455 साल पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि मोदी जी इंडिया में जीत कर आने वाले हैं। पार्टी के अंदर ही नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का एक कल्ट इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन रुको भाई, जैसे स्टालिन फादर ऑफ नेशन था सोवियत यूनियन के लिए, हिटलर जर्मनी के लिए एक सेवियर था, वैसे मोदी जी एक ऐसे पर्सन बन गए जो हमेशा अपने स्पीच में दूसरे तक पहुंचाने के लिए स्टेट कंट्रोल मीडिया का इस्तेमाल कर, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, जो डिक्टेटरशिप की दूसरी निशानी है। स्टेट कंट्रोल मीडिया प्रोपोगेट मशीन का इस्तेमाल डिक्टेटर दो चीजों के लिए करता है। पहला, इसका काम है कई पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को टारगेट किया जाए, उनके अगेंस्ट वायलेंस किया जाए, जैसे हिटलर ने जूस के लिए किया, तुर्की में आर्मेनियंस के लिए किया। प्रोपोगेट मीडिया का दूसरा काम होता है रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज कितनी अच्छी है ये लोगों को बहुत अच्छे से समझाना। ये काम करने की वजह से ही इंडियन मीडिया 180 देशों में 150 पोजीशन पे आ चुका है। सबसे नीचे हमारे बस रशिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे कंट्रीज है। और एक बात ये तीनों कंट्रीज में कॉमन है कि ये तीनों कंट्री में कहीं पे पार्टी की डिक्टेटरशिप है तो कहीं पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। हमारा मीडिया सच सवाल या फिर लॉजिकल डिस्कशन करने में कितना सक्सेसफुल है ये तो हमें नहीं पता, बट ये पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर लेके जाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि पीएम मोदी का एक ग्राफ देख लो, 2013 में पॉपुलैरिटी ग्राफ लगभग सिर्फ 29% था। 2017 आते आते ये 70% तक बढ़ गया और 2020 आते आते न्यूज चैनल्स ने उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर तक बना दिया। इसके पोस्टर खुद बीजेपी वर्कर्स आपको G20 के समिट में लगाते हुए नजर आएंगे। अब चीजें अगर ठीक से पॉपुलर हो ही गई है तो थर्ड काम आता है सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, जो डिक्टेटरशिप का अगला साइन है।
है। इंडिया वन नेशन वन पार्टी की तरफ जा रहा है। चाहे पसंद हो या ना हो, हम जीतेंगे। चाहे मेजोरिटी हो या मेजोरिटी बनानी पड़े, लेकिन हम जीतेंगे ही। ऐसा ही कुछ हमें देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ चलता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, हिमालय के केस में देखा कि कैसे चीजों को बदला गया। मेजोरिटी ना होने पर भी कई जगह पर एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग करके गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई। चलो याद करते इससे रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। 43 एमएलएज ने डिफेक्शन किया। 2017 में मणिपुर में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई। कांग्रेस 28, बीजेपी 21, लेकिन सरकार किसने बनाई? सरकार बनाई बीजेपी ने। 2019 में कर्नाटक में 17 एमएलए ने डिफेक्शन किया और यूपीए की सरकार गिर गई। और 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के एमएलए ग्रुप ने मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इन सभी केसेस में ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसी से गवर्नमेंट फॉर्मेशन का काम करते हुए नजर आ रहा है। क्या सेंट्रल एजेंसी न्यू कोalition पार्टी है? चलो इसका भी एक लिंक समझने की कोशिश करते हैं। बैड यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सीबीआई ने रेड डेली एनडीटीवी के प्रणय राय और उनकी वाइफ पर बैंक फ्रॉड के केस में सीबीआई की टीम उसके बाद पहुंची कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी पर। यहाँ पे भी रेड डाली। एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट पे भी रेड गिरी। यहाँ पे सीसीआई ने रेड। मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट कंपनी जीवीके पर भी रेड पड़ी। बाद में ये कंपनी सिर्फ एक कंपनी ने परचेस की और उस कंपनी का नाम है अदानी। बट इस क्रोनी कैपिटलिज्म में अब ये डेमोक्रेसी के लास्ट फिलर जस्टिस सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करने की बात चल रही है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस के साथ गवर्नमेंट इम्प्रूव करना चाहती है एंड जज के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में भी वो अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, पर्सनालिटी कल्ट, वन मैन कॉन्सेंट्रेशन और स्टेट मीडिया का ऑलमोस्ट कंट्रोल, अपोजिशन को सप्रेस कर देने की कोशिश और जस्टिस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। लगता है कि एक डिक्टेटरशिप के साइन दिखाई दे रहे हैं, बट क्या हम एक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? इसका आंसर है मॉडर्न डिक्टेटरशिप, जिसे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, अदर पॉलिटिकल सोशल फैक्टर्स के लूप होल से डेमोक्रेसी को कंट्रोल किया जाता। इंदिरा गांधी के समय में भी पर्सनैलिटी कल्ट देखने मिला, जब ऐसा कहा जाता था कि इंदिरा ही कांग्रेस है एंड कांग्रेस ही इंदिरा है, जो एक पर्सनैलिटी कल्ट की तरह ही था। वहां पे भी हमें बहुत सारे सिविल ट्रायल्स, मीडिया कंट्रोल देखने मिला, जज के ट्रांसफर तक देखने मिले और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस तक कर दिया गया था। सो ये सिर्फ पहली बार इंडिया में नहीं हो रहा और ये आगे भी होता रहेगा। एंड इवन ये सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी की हालत नहीं है। ब्राजील के बोल्सोनारो, हंगरी के विक्टर अर्बन, मैक्सिको के ओब्राडोर और फिलीपींस के रोड्रिगो डुटेर्टे और तुर्की के एर्डोगन आजकल 21st सेंचुरी में बहुत सारे जगह पे मॉडर्न डिक्टेटरशिप देखी जा रही है। एक्चुअली ये ट्रेडिशनल डिक्टेटरशिप जैसी नहीं दिखती, लेकिन इनमें डिक्टेटर्स के सॉफ्ट साइन जरूर मौजूद होते हैं। ये डिक्टेटरशिप मोर ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट होती है। कल्ट पर्सनालिटी की जगह यहाँ पे पॉपुलिज्म प्रोमिनेंट होता है। हर जगह पे पोलराइजेशन देखा जा सकता है। कभी आपको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दिखेगा, कहीं यहाँ पे तुर्क अर्मेनिया दिखेगा, कभी यहाँ पे ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न दिखेगा, कभी यहाँ पे मैक्सिकन वर्सेस अमेरिकन दिखेंगे। इनमें से पॉलिटिकल लीडर्स इनमें से कोई भी डिफरेंशिएट आपके साथ कर सकते हैं। ऐसे डिक्टेटरशिप में प्रेस तो टेक्निकली फ्री होती है, लेकिन क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में होती है। इंफॉर्मेशन और मीडिया का एक्सप्लोजन, ऑनलाइन डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और कंट्रोल की अपॉर्चुनिटी अब बहुत सी बढ़ गई है और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ पिछले 10 साल में। देखो, सॉफ्ट मॉडर्न डिक्टेटरशिप के 3 साइन है। पावर एट एनी प्राइस, सत्ता बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एमएलए एंड एमपी को इन्फ्लुएंस करने लगती है, क्योंकि अगर वो अपोनेंट्स को ब्रेक नहीं करेंगे तो अपोनेंट्स फ्यूचर में उन्हें ब्रेक करेंगे। सो अपनी प्रेजेंस को वो लॉन्ग रखने के लिए अपोजिशन को जानबूझकर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। दूसरा साइन आपको दिखेगा रेशनल इग्नोरेंस। देखो, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप में हमें रेशनल इग्नोरेंस नजर आता है। जैसे एक ग्रुप का इंटरेस्ट जो होता है, हो सकता है कि वो दूसरे ग्रुप का इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जो भी पावर में है वो रेशनल तरीके से ही सोचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक्चुअल में मॉडर्न डिक्टेटरशिप में मेनली पॉपुलिस्ट वर्सेस एंटी पॉपुलिस्ट फाइट होती है। कुछ इसी तरह की फाइट आपको डिक्टेटरशिप में नजर आएगी, एक पॉपुलर्स एंड नॉन पॉपुलर्स लोगों के बीच में। देखो, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो समय समय पर हमें उसके लूप होल्स को फाइंड करके उसे अपडेट कर लेना चाहिए।
डेमोक्रेसी एक ऐसी वोट है जो पॉपुलर व्यक्ति या विचार की मेजोरिटी से विन होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पॉपुलर व्यक्ति हमेशा सबसे बेहतर हो। मेजोरिटी पे चलने वाला वोट चलाएगा, उसे वोट चलाना आती होगी इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर सब मिलकर रेशनल वोटिंग करे जिसमें रिलीजियस, कास्ट एंड एथनिसिटी को ना देखे तो शायद सभी समस्या दूर हो सकती है, बट रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं है।